नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। पीएम मोदी का मॉरिशस में बिहारी गीत से स्वागत। प्रवासी भारतीयों से मिले पीएम मोदी। कल राष्ट्रीय समारोह में बनेंगे चीफ गेस्ट। ट्राई लैंग्वेज पॉलिसी का संसद में दूसरे दिन भी विरोध। डीएमके सांसदों ने काले कपड़े में शिक्षा मंत्री के खिलाफ प्रदर्शन किया। बोले माफी मांगे प्रधान। दिल्ली विधानसभा का बजट सेशन 24 से 28 मार्च तक। 25 फरवरी को बजट होगा पेश। बीजेपी सरकार नए वित्त वर्ष के लिए पहला बजट करेगी पेश। लैंड फॉर जॉब स्कैम। तेज प्रताप और हेमा को मिली जमानत। 50,000 की मुचलके पर वेल। सीबीआई ने 78 लोगों को बनाया आरोपी। दुनिया के 20 सबसे प्रदूषित शहरों में 13 भारत के मेघालय और मेघालय का बन्नीहाट टॉप। दिल्ली सबसे पॉल्यूटेड कैपिटल। ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड समेत 14 देश सबसे साफ। हिमाचल में ताजा बर्फबारी। हैवी स्नोफॉल का अलर्ट। टूरिस्टों को ऊंचे क्षेत्रों में नहीं जाने की सलाह दी गई। मार्च में नॉर्मल 44% ज्यादा बारिश। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग को स्वीकार कर लिया है। यह मामला 2019 में दायर की गई एक शिकायत से जुड़ा हुआ है, जिसमें आरोप लगाया गया था कि केजरीवाल ने सार्वजनिक धन का दुरुपयोग किया है। शिकायत में पूर्व आम आदमी पार्टी यानी कि आप विधायक गुलाब सिंह और द्वारिका की पूर्व पार्षद नीतिका शर्मा ने केजरीवाल समेत अन्य नेताओं पर दिल्ली में विभिन्न स्थानों पर बड़े आकार के होर्डिंग्स लगाने का आरोप लगाया। आरोप है कि इन होर्डिंग्स के जरिए जानबूझकर सरकारी धन का दुरुपयोग किया गया। कोर्ट ने इस शिकायत को गंभीरता से लिया और अब एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया को मंजूरी दी है, जिसके बाद पुलिस इस मामले में आगे की जांच करेगी। यमुनानगर में आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर यूनियन द्वारा अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया गया। यह प्रदर्शन यूनियन की अध्यक्षता में आपको बता दें अध्यक्षता में रेखा सैनी द्वारा आयोजित किया गया, जिसमें जिला प्रधान सुनीता ने प्रमुख भूमिका निभाई। इस दौरान हड़ताल के दौरान टर्मिनेट वर्कर और हेल्पर का मानदेय रोके जाने को लेकर विरोध दर्ज कराया गया। प्रदर्शनकारियों ने सरकार पर आरोप लगाया कि जब अन्य जिलों में आंगनवाड़ी कर्मियों को सैलरी दी जा सकती है तो यमुनानगर जिले में ऐसा क्यों नहीं किया जा सकता है। इसे उन्होंने सरकार की साजिश करार दिया, जिसमें सरकारी कर्मियों के बीच फूट डालने का प्रयास किया जा रहा है। खबर यमुनानगर से है, जहां भारतीय किसान यूनियन टिकैत के जिला अध्यक्ष और अखिल भारतीय किसान सभा के नेता जनरल सिंह सांगवान ने मंगलवार को कहा कि किसानों की लंबित मांगों को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा पूरे प्रदेश के जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन किया जा रहा है। सांगवान ने अपनी मांगों को दोहराया, जिनमें 25 नवंबर 2024 को जारी कृषि विपणन पर राष्ट्रीय नीति फ्रेमवर्क को हरियाणा विधानसभा से वापस किए जाने की मांग शामिल है। खबर यमुनानगर से, जहां अपराध शाखा 2 की पुलिस टीम ने थाना छछरौली क्षेत्र में 7 मार्च को हुई ज्वेलरी दुकान की लूट के मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस अधीक्षक श्री राजेश देशवाल के मार्गदर्शन में कार्य करते हुए डीएसपी आशीष चौधरी ने प्रेस वार्ता में इस जानकारी का खुलासा किया। 7 मार्च को शाम को छछरौली कस्बा स्थित सिद्धिविनायक ज्वेलरी की दुकान में कुछ अज्ञात अपराधियों ने हथियारों के बल पर दुकानदार सोमेश गर्ग और उनके पिता राजेंद्र प्रसाद से लूटपाट की। इस घटना के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई शुरू की और अब 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। ज्ञात है कि दिनांक 7/3/2025 शाम के समय की घटना है और पुलिस के पास जब 112 के माध्यम से कंट्रोल रूम में ये वीटी आई तो पता लगा कि थाना छछरौली के एरिए में सिद्धि विनायक ज्वेलर्स के नाम से एक दुकान है जौहरी की, जिसमें कि सोमेश गर्ग और उनके फादर राजेंद्र गर्ग जी जब हाजिर थे तो उसमें 2 लड़के अंदर घुसे और उन्होंने हथियार के नोक पे लूट करने की कोशिश करी और दुकानदार ने साहस दिखाते हुए
उनका जुटा ली है दोनों बाप बेटा ने, तो वो घबरा के दुकान से भाग गए। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। अंबिकापुर जनपद पंचायत के सभा कक्ष में आज जनपद सदस्यों ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। इस अवसर पर 25 जनपद सदस्यों का शपथ ग्रहण मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा जनपद मुख्यालय में कराया गया। इस कार्यक्रम में विक्रम सोनकर ने जनपद पंचायत के अध्यक्ष के रूप में शपथ ली। वहीं सतीश यादव ने उपाध्यक्ष के रूप में शपथ ग्रहण किया। शपथ ग्रहण के बाद उपाध्यक्ष सतीश यादव ने अपने संबोधन में भ्रष्टाचार पर कड़ी रोक लगाने और क्षेत्र में निरंतर विकास सुनिश्चित करने की बात कही। सतीश यादव ने कहा कि वे अपने कार्यकाल में क्षेत्र के विकास को प्राथमिकता देंगे और सुनिश्चित करेंगे कि जनपद पंचायत की योजनाओं का सही तरीके से क्रियान्वयन हो। उनका उद्देश्य भ्रष्टाचार को समाप्त करना और जनता को बेहतर सेवाएं प्रदान करना। मैं टी.एस. सिंहदेव, माननीय महाराज साहब, पूर्व डिप्टी सीएम और हमारे आदरणीय जो आज मुझे इस मुकाम तक पहुंचाए हैं, आदरणीय विदेश्वर शरणदीप सिंहदेव बिंकी बाबा, और सभी जनपद सदस्य जो मुझ पर भरोसा जता के आज मुझे जनपद उपाध्यक्ष का दायित्व सौंपे हैं, और सभी मैं मेरे क्षेत्र के जनता का सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जो भी क्षेत्र में काम है उसको मैं अच्छे से निर्वहन करूंगा और किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार अब नहीं हो पाएगा। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। लखनऊ से अगली अहम खबर, जहां अफसरों की दिल्ली दौड़ से खफा है सीएम। बिना अनुमति प्रदेश से बाहर नहीं जाने की दी चेतावनी। दिल्ली जाने वाले अधिकारियों पर नाराज दिखे हैं सीएम। माफिया व भ्रष्टाचारियों पर सीएम ने लगाम लगाई है। अब अफसरों पर सीएम ने शिकंजा कसना शुरू किया है। तो यह अहम खबर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से आपको दिखा रहे हैं। सीएम ने अफसरों पर शिकंजा कसना शुरू किया है। मीटिंग के बहाने शहर से बाहर नहीं जा सकेंगे अफसर। सीएम योगी ने मुख्य सचिव को दिए हैं आदेश। बिना अनुमति के प्रदेश से बाहर नहीं जा सकेंगे अब अफसर। सरकारी खर्चे पर बाहर जाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध है। मीटिंग का बहाना कर दिल्ली दौड़ लगाने वाले, प्रदेश से बाहर जाने वाले, विदेश में जाने वाले अफसरों पर अब प्रतिबंध लगाया गया है। मुख्य सचिव मनोज सिंह ने भी निर्गत किए आदेश। निर्देशों के उल्लंघन पर दंडात्मक कार्रवाई की बात कही गई है। ये आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किए गए हैं। आपको बता दें, सीएम ने अफसरशाही पर शिकंजा कसना शुरू किया है। मुख्य सचिव मनोज सिंह के द्वारा आदेश निर्गत किए गए हैं। निर्देशों का उल्लंघन पर दंडात्मक कार्रवाई की बात भी कही गई है। तो अफसरशाही पर मुख्यमंत्री ने शिकंजा कसना शुरू किया है। सीएम ने अफसरशाही पर शिकंजा कसना शुरू किया है। बिना अनुमति के प्रदेश से बाहर नहीं जा सकेंगे अफसर। सरकारी खर्चे पर बाहर जाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने भी आदेश निर्गत कर दिए हैं। तो राजधानी लखनऊ से अहम खबर, अफसरों की दौड़, दिल्ली दौड़ से खफा हैं मुख्यमंत्री। बिना अनुमति के प्रदेश से बाहर नहीं जा सकेंगे अफसर, ये चेतावनी दी गई है। दिल्ली जाने वाले अधिकारियों पर नाराज दिखे हैं सीएम। और हमारे सलाहकार संपादक केवक्स सर इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। केवक्स सर, जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने अब अफसरशाही पर शिकंजा कसना शुरू किया है, दिल्ली दौड़ लगाने वाले अफसरों पर खफा दिखे हैं मुख्यमंत्री। उन्होंने कहा है कि बिना आदेश, बिना अनुमति के अब अफसर प्रदेश के बाहर नहीं जा सकेंगे। केवक्स सर, देखिए, मैं मनोज इस बात से 3-4 पता पहले ले जाना चाहता हूँ। जो पहली बार नरेंद्र तिवारी मुख्यमंत्री बने उत्तर प्रदेश के, तो अफसरशाही बेलगाम हो गई थी। तब उन्होंने पहली बार ये अफसरों को आदेश दिया था कि अब कोई भी अफसर बिना अनुमति के दिल्ली नहीं जाएगा। उसी पर फिर वीर बहादुर जी चले, विश्व प्रताप सिंह चले, राम प्रकाश गुप्ता चले, जीपी सिंह चले, और उसके बाद कल्याण सिंह चले। सब लोग इसी पैटर्न पे चलते रहे। यहाँ तक कि मुलायम सिंह और वो
अखिलेश दूसरी पैटर्न पर है, मायावती ने भी कुछ कोशिश की, लेकिन जब व्यक्ति जो 2000 पहली बार मुख्यमंत्री हुए तो उन्होंने इस तरह को घेरा कि अपने मनमानी करते हैं, कभी विदेश चले जा रहे हैं दौरे के नाम पे, कहीं चले जा रहे हैं। इस तरह से कई दशकों से ये चलता चला आ रहा था, लेकिन योगी ने 5 साल तक इस पे कोई ध्यान नहीं दिया। लेकिन अब कुछ जो सीरियस अफसरों ने बताया कि इस तरह की दौड़ धूप से एक तो सरकार का पैसा वेस्ट हुआ। योगी ने पहला कदम उठाया था कि भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश होगा, जीरो टॉलरेंस होगी। दूसरा जो माफियाओं का यहाँ पे बोलबाला था, उन्होंने कहा माफिया या तो प्रदेश छोड़ दे या ऊपर जाने की तैयारी करे। तो दो उनके प्रयोग सफल रहे और माफियाओं पे जो बुलडोजर चला है उनका प्रयोग सफल रहा। जो एक अफसर ने उनको सलाह दी कि इससे अफसरों जब तक हम शिकंजा नहीं करते न तो प्रदेश से भ्रष्टाचार हटेगा और न ही प्रदेश में कोई प्रगति, न कोई इंडस्ट्री आई चाहे जितनी आप मीटिंग करने निवेश कर ले, जब तक अफसरों शिकंजा नहीं कर देगा। तो ये की बात समझ रहे हैं। आज उन्होंने मीटिंग के अधिकारियों को साफ साफ संदेश दे दी कि बिना मेरी अनुमति के कोई अधिकारी बाहर जाता है उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। तो इस पर मुख्य सचिव मनोज कुमार ने एक दिशा निर्देश भी जारी कर दिया है कि कोई भी अधिकारी दौरे पे जाएगा तो पूरी वो दिल्ली जाएगा, किसी जिले के दौरे पे जाएगा तो पूरी विस्तृत रिपोर्ट देगा कि क्यों जाना चाहता है, किस योजना के तहत जाना चाहता है, और जब दौरे पे जाएगा तो अपनी पूरी रिपोर्ट चीफ सेक्रेटरी को देगा कि ये दौरे पे गए थे और ये मैंने काम किया है। तो पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया है कि मनमानी अफसर नहीं कर पाएंगे। तो मुख्यमंत्री योगी का बहुत बड़ा कदम है और अगर ये कदम सफल रहा तो ब्यूरोक्रेसी पे लगाम लगाने पूरी तरह से मुख्यमंत्री योगी सफल हो जाएंगे। अक्सर इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो अफसरों पर शिकंजा कसना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुरू किया। बिना अनुमति के प्रदेश से बाहर अफसर नहीं जा सकेंगे, इसके आदेश भी निर्गत कर दिए गए हैं। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह के द्वारा ये आदेश भी निर्गत कर दिए गए हैं और अब सरकारी खर्चे पर प्रदेश से बाहर जाने वाले अफसर और दिल्ली दौड़ लगाने वाले अफसरों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया गया है। अब अफसरों पर सीएम ने शिकंजा कसना शुरू किया। जिस तरीके से भ्रष्टाचार और माफियाओं पर शिकंजा मुख्यमंत्री ने कसा है, लेकिन अब अफसरशाही पर भी मुख्यमंत्री शिकंजा कसते नजर आ रहे हैं। अब रुक करेंगे अगली अहम खबर का। लखनऊ से अगली अहम खबर है, जहां बाग में लटकता मिला है प्रेमी युवक का शव। संदिग्ध परिस्थितियों में मिला है प्रेमी जोड़े का शव। फॉरेंसिक की फील्ड यूनिट और पुलिस अफसर पहुंचे हैं। 45 वर्षीय दीपू और 18 वर्षीय लक्ष्मी के रूप में पहचान हुई है। घटनास्थल पर मिले हैं जैकेट से मिले हैं सुसाइड नोट। कागज में लिखा, हमारी इच्छा हमें एक जगह दफनाएं। टौंजा थाना क्षेत्र के अटेसुआ गांव की ये पूरी घटना। 45 वर्षीय दीपू और 18 वर्षीय लक्ष्मी के रूप में पहचान हुई है। घटनास्थल पर मिले जैकेट से सुसाइड नोट बरामद हुआ है। अगली हम खबर उन्नाव से। कोतवाली के उप निरीक्षक गिरफ्तार किए गए। एंटी करप्शन की टीम ने गिरफ्तारी की है। रंगे हाथ रिश्वत लेते एंटी करप्शन टीम ने दबोचा है। बीते साल नवंबर में दारोगा पद पर हुआ था प्रमोशन। दारोगा राजेंद्र सरोज को एंटी करप्शन टीम ने गिरफ्तार किया। विवेचना में नाम निकालने के बदले रिश्वत लेते गिरफ्तार किए गए। पूर्वा कोतवाली में तैनात है उप निरीक्षक राजेंद्र सरोज। निजी दुकान संचालक को भी विजिलेंस ने साथ में दबोचा है। पुलिस अधिकारियों ने प्रकरण पर नहीं दिया कोई बयान। पूर्वा कोतवाली के सीएससी गेट के पास से यह गिरफ्तारी की गई है। पूर्वा कोतवाली में तैनात है उप निरीक्षक राजेंद्र सरोज। अगली हम खबर कानपुर से है, जहां जीएसबीएम मेडिकल कॉलेज ने पिछले 1 साल में अपने अस्पताल में कई नई और हाईटेक सुविधाओं का समावेश किया है। इस संबंध में कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर संजय काला ने एक प्रेस वार्ता आयोजित कर मीडिया को इन उपलब्धियों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अस्पताल में कई नई मशीनों और तकनीकों को जोड़ा गया है, जिससे मरीजों को बेहतर चिकित्सा
चिकित्सीय सुविधाएं मिलेंगी। इनमें से एक प्रमुख उपलब्धि पैथोलॉजी विभाग में की गई है, जहां 40 लाख रुपए की लागत से नई मशीनें स्थापित की गई हैं। इन मशीनों की खासियत यह है कि एक साथ 100 लोगों की स्लाइड की जांच करने में सक्षम है, जिससे समय की बचत होगी और जांच की प्रक्रिया और अधिक तेजी से पूरी की जा सकेगी। डॉक्टर संजय काला ने कहा कि हमारे अस्पताल में ये हाईटेक मशीनें स्थापित करने से मरीजों को उच्च गुणवत्ता की सेवाएं मिलेंगी। इससे जांच की प्रक्रिया को और अधिक सटीक और तीव्र बनाया जाएगा। हम अपनी सेवाओं को निरंतर सुधारने के लिए प्रयासरत हैं ताकि मरीजों को बेहतर इलाज मिल सके। ये नई तकनीकी अस्पताल में इलाज की गुणवत्ता को एक नया आयाम देगी, जिससे कानपुर और आसपास के क्षेत्रों में मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकेंगी। GSPM मेडिकल कॉलेज जो 4 साल बड़े महत्वपूर्ण रहे हैं, तो हम लोग सारी प्रेस और मीडिया को ये बताना चाहते हैं कि भाई हम लोगों ने पिछले 4 साल में एक बहुत बड़ी छलांग मारी है और हम प्रदेश में GSPM मेडिकल कॉलेज एक लीडर की तरह उभर रहा है। और स्वयं यहाँ पे प्रमुख सचिव महोदय और DGP महोदय और उप मुख्यमंत्री जी भी आ चुके हैं और उन्होंने यहाँ की सुविधाओं की काफ़ी तारीफ की है। कानपुर में होली के त्यौहार को लेकर स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। आपको बता दें कि GSBM मेडिकल कॉलेज के हैलट अस्पताल में डॉक्टरों की 3 दिन की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। वहीं प्रमुख अधीक्षक डॉक्टर RK सिंह ने बताया कि होली में सभी वार्डों में चिकित्सा कर्मी तैनात रहेंगे। साथ ही 2 शिफ्ट में सीनियर रेजिडेंट डॉक्टरों की भी ड्यूटी लगाई गई है। अस्पताल में दवाएं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। SIC के मुताबिक यदि मरीजों की भीड़ बढ़ती है तो इमरजेंसी में मरीजों के लिए बेड रिजर्व रखे गए हैं, ताकि मरीजों को कोई किसी तरह की असुविधा न हो और उन्हें इलाज के अभाव में भटकना न पड़े। बताते चले कि होली को लेकर प्रमुख सचिव ने भी पत्र भेजकर डॉक्टरों को अलर्ट रहने के निर्देश जारी किए। आंकड़ों की माने तो होली पर सड़क दुर्घटनाओं में अक्सर वृद्धि देखी जाती है। इसके लिए इमरजेंसी डॉक्टरों और एम्बुलेंस के भी पर्याप्त इंतजाम रखे गए हैं। प्रमुख अधीक्षक का कहना है कि यदि मरीजों को LLR अस्पताल में किसी तरह की दिक्कत होती है तो PRO के नंबर पर किसी भी समय संपर्क किया जा सकता है। में सभी प्रकार की सुविधाएं हम लोगों ने अपने यहाँ पर मुस्तैद कर ली हैं। प्रमुख सचिव साहब का एक लेटर आया था जिसमें उन्होंने त्योहारों को देखते हुए सभी तैयारियों के लिए एक पत्र भेजा है, जिसके उपलक्ष्य में प्रधानाचार्य महोदय ने कल मीटिंग ली है और उसमें सभी HOD को बुलाया गया था, सभी CMS को बुलाया गया था। तो उसमें सभी से 3 दिन का रोस्टर बनाने के लिए आदेशित किया गया है और सभी लोगों ने अपना रोस्टर बना लिया है, बैकअप टीम के साथ बनाया है और सभी कर्मचारियों की, अधिकारियों की ड्यूटी लगा दी गई है। खास टीमें बनाई गई हैं और सीनियर डॉक्टर भी उपलब्ध रहेंगे उसमें और बैकअप टीम के रूप में भी उपलब्ध रहेंगे। और किसी भी इमरजेंसी में आने के लिए हमने वार्ड में भी व्यवस्था की है कि भीड़ ज़्यादा बढ़ती है तो उनको तुरंत इमरजेंसी में शिफ्ट किया जाएगा। सीतापुर जिले महोली में पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी की हत्या के बाद कानपुर प्रेस क्लब ने इस जघन्य अपराध के खिलाफ आवाज उठाते हुए ACM 6 को ज्ञापन सौंपा है। प्रेस क्लब ने हत्यारों की शीघ्र गिरफ्तारी और उन्हें कड़ी सजा देने की मांग की है। साथ ही पत्रकार के परिवार के लिए 50 लाख रुपए की आर्थिक मदद और उसकी पत्नी को सरकारी नौकरी देने की अपील की है। कानपुर प्रेस क्लब ने पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर भी गंभीर चिंता व्यक्त की है। क्लब ने कहा है कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में पत्रकारों का कार्य बेहद महत्वपूर्ण है और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ठोस कदम उठाए जाने चाहिए। ज्ञापन में पत्रकार सुरक्षा कानून बनाने की भी मांग की गई ताकि भविष्य में इस प्रकार के जघन्य अपराधों की पुनरावृत्ति न हो और पत्रकारों को अपनी पेशेवर जिम्मेदारियों को निभाते समय सुरक्षा का एहसास हो। कानपुर प्रेस क्लब के सदस्य इस घटना को लेकर काफी आक्रोशित हैं और वे मांग कर रहे हैं कि सरकार पत्रकारों की सुरक्षा को प्राथमिकता दे ताकि ऐसी घटनाओं से बचा जा सके। अब रुक करेंगे अगली अहम खबर का। खबर फर्रुखाबाद से, जहां सीतापुर में पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी की हत्या के मामले में पत्रकारों ने कलेक्ट्रेट पर विरोध प्रदर्शन किया। पत्रकारों ने इस हत्याकांड के खिलाफ अपनी आवाज उठाते हुए हाथ में काली पट्टी बांधकर विरोध जताया। उत्तर प्रदेश पत्रकार संगठन के बैनर तले कई पत्रकार कलेक्ट्रेट पहुंचे। उपजा के अध्यक्ष सूर्या वाजपेयी और जिला महामंत्री सहित तमाम पदाधिकारियों और पत्रकारों ने मुख्यमंत्री के नाम जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी को एक मांग पत्र सौंपा। पीड़ित पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी के परिवार को 1 करोड़ रुपए की मुआवजा राशि और पीड़ित परिवार को सरकारी नौकरी प्रदान किए जाने संबंधी मांग रखी। इस प्रदर्शन के माध्यम से पत्रकारों ने मुख्यमंत्री और शासन से इस मामले में शीघ्र कार्रवाई करने की अपील की।
पत्रकार थे रामगंज वाजपेयी, जिनकी हत्या की गई। हत्या के बाद में हत्यारे अभी भी फरार हैं। उसी के उपलक्ष्य में आज फर्रुखाबाद में जिलाधिकारी को संबोधित ज्ञापन दिया गया है, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी से कुछ पत्रकारों को लेकर मांगें उठाई गई हैं। इसमें सबसे पहली मांग है कि जो मृतक आश्रित परिवार है उनको जो है एक राजकीय नौकरी दी जाए। दूसरी बात, उनको 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए। तीसरी बात, जो अभियुक्त हैं उनकी गिरफ्तारी जल्द से जल्द हो और उनको फांसी की सजा दी जाए, क्योंकि पत्रकार जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में इस समय असुरक्षित है। तो सबसे अहम बात ये निकल कर आई है, जिस तरीके से हत्या हुई, हत्या के बाद में हत्यारे फरार हो गए, पारिवारिक जन बेहाल है पूरी तरीके से। पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर जो आपका जो कानून आना था वो जल्द से जल्द सरकार लागू करे, यही मेरी मांग है। आज जिलाधिकारी को मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को संबंधित एक ज्ञापन दिया है, जो कि यहाँ से हम लोगों मेरा जो संगठन है उत्तर प्रदेश जर्नलिस्ट एसोसिएशन पूजा, उसके उपलक्ष्य में दिया है। खबर फर्रुखाबाद से, जहां फतेहगढ़ स्थित कलेक्टर सभागार में जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में पुलिस अधीक्षक आलोक प्रियदर्शी, अपर जिलाधिकारी सुभाष चंद्र प्रजापति, सीएमओ डॉक्टर अवनींद्र कुमार सिंह, नगर मजिस्ट्रेट संजय बंसल, कायमगंज एसडीएम रविंद्र सिंह, सीओ संजय वर्मा, एसडीएम सदर रजनीकांत और सीओ ऐश्वर्य उपाध्याय सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। बैठक में किसी भी विवाद से बचने के लिए होलिका दहन स्थलों को लेकर कोई विवाद न हो, इस पर विशेष ध्यान देने पर चर्चा हुई। किसी भी धार्मिक स्थल पर अनावश्यक रूप से रंग न डाले जाएं और किसी भी नई जगह पर होलिका दहन न हो। बैठक में पुलिस ने यह भी सुनिश्चित किया कि सभी स्थानों में शांति समिति की बैठक हो चुकी है और पुलिस हर जगह सक्रिय रहेगी। जिलाधिकारी ने सभी उप जिलाधिकारियों को अपने अपने क्षेत्रों का निरीक्षण करने के निर्देश भी दिए हैं। स्तर पर सभी थानाध्यक्षों ने, सभी एसडीएम्स ने अपने अपने क्षेत्र में पीस कमेटी की बैठक की है और चूँकि रमजान और होली दोनों कोइंसाइड कर रहा है, तो सौहार्दपूर्ण, सामंजस्यपूर्ण और व्यवस्थित ढंग से कैसे मनाया जाए, इसके लिए बैठकें हुई। आज जिला स्तर पर हम लोगों ने बैठक किया है, जिसमें सभी संबंधित समुदायों के गणमान्य गण भी आए, थानाध्यक्ष एसडीएम भी आए। हर इशूज़ पर चर्चा की गई, इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी कि कहाँ बिजली की तार की समस्या है, कहाँ पानी की समस्या, कहाँ सफाई की समस्या या अन्य कोई जगह समस्या है, तो उस पर भी विचार किया गया। बाराबंकी शहर के बड़ी लाइन के निकट एक दर्दनाक घटना सामने आई, जब पेट्रोल लेकर जा रही एक ट्रेन के टैंकर पर अचानक मानसिक विक्षिप्त व्यक्ति के चढ़ जाने से जो हाई टेंशन तार की चपेट में आ गया। इससे व्यक्ति गंभीर रूप से झुलस गया और टैंकर में भी आग लग गई। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची अग्निशमन टीम ने तत्परता दिखाते हुए केमिकल और पानी से आग पर काबू पाया। हालांकि हाई टेंशन की चपेट में आए व्यक्ति की हालत गंभीर बनी हुई है और उसे अस्पताल में भर्ती कर दिया गया है। यह घटना बाराबंकी शहर के बड़ी लाइन के निकट हुई है। रुकेंगे अगली अहम खबर का। कानपुर प्रेस क्लब पत्रकारों के वार्ता के दौरान उन्होंने अधिवक्ता एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट सरकार द्वारा लागू करवाना। कानपुर राष्ट्रीय अधिवक्ता एकता कल्याण एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष व एडवोकेट सतीश कुमार तिवारी ने प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि अधिवक्ता के हितों को ध्यान में रखते हुए संगठन निर्माण का फैसला लिया है। जैसे एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट सरकार द्वारा लागू करवाना। संस्था का उद्देश्य अधिवक्ताओं को सामाजिक और सांस्कृतिक, बौद्धिक, रचनात्मक, कलात्मक उन्नति का समुचित प्रयास करना है। शासन प्रशासन की सक्षम अनुमति से अधिवक्ता कल्याण हेतु कार्यक्रम का आयोजन करना एवं उनकी परेशानियों में एक दूसरे का सहयोग करना आदि मांगे रखी गई हैं। अधिवक्ताओं को स्वास्थ्य बीमा का लाभ दिया जाए जैसे आयुष्मान कार्ड से मिलता है। 60 वर्ष से ऊपर के अधिवक्ताओं को पेंशन सुविधा जैसी मांगों को लेकर प्रेस वार्ता की गई। एकता कल्याण एसोसिएशन के अध्यक्ष सतीश कुमार तिवारी ने कहा कि अधिवक्ता हितों को ध्यान में रखते हुए संगठन का निर्माण किया गया है। नंबर 1, एडवोकेट एक्ट प्रोटेक्शन एक्ट को सरकार द्वारा लागू कराना। नंबर 2, 60 साल से अधिक उम्र के लोग हैं उनको स्वास्थ्य बीमा योजना लागू कराना, जिससे जो है आयुष्मान कार्ड बन सके, स्वास्थ्य बीमा उनका हो सके। ठीक है। नंबर दो अधिवक्ताओं को स्वास्थ्य बीमा का लाभ दिया जाना चाहिए।
है ना। ये उत्तर प्रदेश की योगी सरकार से आग्रह करते हैं कि अधिवक्ताओं के हित के बारे में स्वास्थ्य सेवा बीमा योजना लागू करना चाहिए और आयुष्मान कार्ड लागू करना चाहिए। नंबर 3, समाज के निर्धन असहाय लोगों को निःशुल्क कानूनी सलाह देना, ये हमारी संस्था का मुख्य लक्ष्य है। कुशीनगर जिले के जिला संयुक्त चिकित्सालय का आज जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज द्वारा आकस्मिक निरीक्षण किया गया। इस दौरान उन्होंने अस्पताल के विभिन्न विभागों का निरीक्षण कर चिकित्सीय सुविधाओं, दवाओं की उपलब्धता और मरीजों को मिलने वाली सुविधाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने ओपीडी कक्ष, चिकित्सक कक्ष, मेडिकल वार्ड, रेडियोलॉजिस्ट कक्ष, महिला और पुरुष वार्ड, फिजियोथेरेपी कक्ष, औषधि वितरण कक्ष, आपातकालीन वार्ड, दवा स्टोर, विशिष्ट ऑपरेशन वार्ड, एनएसयू वार्ड, किचन रूम, नर्स ड्यूटी कक्ष समेत अन्य विभागों का निरीक्षण किया और उन्होंने मरीजों से दवाओं और डॉक्टरों के नियमित चेकअप के बारे में पूछताछ भी की। तो खबरों में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद इसकी बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली अहम खबर की ओर। इटावा प्रशासन की लापरवाही के कारण पुलिस लाइन में काम करने वाले कर्मचारी और उनके परिवारों के लिए खतरे की घंटी बज रही है। पुलिस लाइन के कंडम आवासों में रह रहे कर्मचारी और उनके परिवारों की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई जा रही है। ये आवास बेहद जर्जर हो चुके हैं और किसी भी वक्त बड़ा हादसा हो सकता है। इसके बावजूद प्रशासन इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठा पा रहा है। पुलिस लाइन के कंडम आवासों में पुलिसकर्मियों और उनके परिवारों की जिंदगी किसी खतरे से कम नहीं है। ये आवास इतने जर्जर हो चुके हैं कि किसी भी समय यहाँ बड़े हादसे की आशंका जताई जा रही है। इसके बावजूद प्रशासन इन कंडम आवासों को हटाकर नए आवासों का निर्माण करने के बजाय इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। वही प्रशासन और पुलिस अधिकारियों की प्राथमिकता अपने कार्यालयों, आवासों, पार्कों और मंदिरों के सौंदर्यीकरण पर ज्यादा दिखाई देता है। अधिकारी अपने कार्यालयों और आवासों को चमकाते रहते हैं, लेकिन कर्मचारियों और उनके परिवारों की सुरक्षा की ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। ये प्रशासन के दोहरे मापदंडों की ओर इशारा करता है। कर्मचारियों के आवासों की हालत दिनों दिन दयनीय होती जा रही है। खबर वाराणसी से, जहां मणिकर्णिका घाट पर मसान नाथ बाबा की पालकी शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में नागा साधु, सन्यासी और बैरागी शामिल हुई। यह शोभा यात्रा आपको बता दें ब्राह्मणाल इलाके से शुरू होकर मसान नाथ मंदिर तक पहुंची। शोभा यात्रा के दौरान भक्तों ने बाबा की पालकी को श्रद्धा के साथ उठाया और पूरे मार्ग में भक्ति और उत्साह का माहौल बना रहा। चिताभस्म की होली, मसान नाथ मंदिर पहुंचने के बाद चिताभस्म की होली खेली गई। मसान की होली काशी की एक अनूठी परंपरा है जो धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह आयोजन न केवल स्थानीय लोगों के लिए बल्कि देश विदेश से आने वाले नरमुंडों की माला पहनकर कोई डबा दिखाई दिया। नागा सन्यासियों ने तलवारें और त्रिशूल लहराए। जश्न के बीच शव यात्रा भी गुजरी।
बढ़ते अगली अहम खबर की ओर। सीतापुर जिले के महोली में पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी की हत्या के बाद कानपुर प्रेस क्लब ने इस जघन्य अपराध के खिलाफ आवाज उठाते हुए एसीएम 6 को ज्ञापन सौंपा है। प्रेस क्लब ने हत्यारों की शीघ्र गिरफ्तारी और उन्हें कड़ी सजा देने की मांग की है। साथ ही पत्रकार के परिवार के लिए 50 लाख रुपए की आर्थिक मदद और उसकी पत्नी को सरकारी नौकरी देने की अपील की है। कानपुर प्रेस क्लब ने पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर भी गहरी चिंता व्यक्त की है। कानपुर क्लब ने कहा कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में पत्रकारों का कार्य बेहद महत्वपूर्ण है और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ठोस कदम उठाए जाना चाहिए। ज्ञापन में पत्रकार सुरक्षा कानून बनाने की भी मांग की गई है ताकि भविष्य में इस प्रकार के जघन्य अपराधों की पुनरावृत्ति न हो और पत्रकारों को अपनी पेशेवर जिम्मेदारियों को निभाते समय सुरक्षा का एहसास हो। कानपुर प्रेस क्लब के सदस्य इस घटना को लेकर काफी आक्रोशित हैं और वे मांग कर रहे हैं कि सरकार पत्रकारों की सुरक्षा को प्राथमिकता दे ताकि ऐसी घटनाओं से बचा जा सके। तो देश की बात में हम उत्तराखंड की खबरों का रुख करते हैं। गदरपुर में आगामी होली पर्व को शांतिपूर्ण ढंग से मनाने के उद्देश्य से थाना परिसर में पुलिस अधिकारियों द्वारा होली कमेटी के प्रतिनिधियों और व्यापारियों के साथ एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में पुलिस क्षेत्राधिकारी डीआर वर्मा और थाना इंचार्ज नंदन सिंह रावत उपस्थित रहे। पुलिस क्षेत्राधिकारी डीआर वर्मा ने बैठक के दौरान कहा कि होली के पर्व हुड़दंग और असामाजिक गतिविधियों को किसी भी कीमत पर सहन नहीं किया जाएगा। उन्होंने चेतावनी दी कि जो भी व्यक्ति हुड़दंग करेगा या यातायात नियमों का उल्लंघन करेगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। होली को सकुशल संपन्न यहाँ के संभ्रांत व्यक्तियों की उपस्थिति में हुई। यह प्रस्ताव रखा गया, ये रणनीति बनाई गई कि किस तरह होली को जो है सकुशल संपन्न कराएं। होली आगे बढ़ के खेलेंगे और त्यौहार को जो है त्यौहार की तरह ये चीज़ बताई गई है। सबसे पहले तो आपके चैनल का स्वागत करता हूँ व्यापार मंडल देश की तरफ से। और जैसे कि सीओ साहब के सामने आज बैठक हुई होली के लिए, तो सीओ साहब ने भी सुझाव दिए कि होली सब लोग मिलजुल के खेलेंगे और व्यापारियों ने भी सभी सुझाव दिए कि होली सब लोग मिलजुल के खेलेंगे। होली एक ऐसा त्यौहार है सभी समाज के लिए कि होली मिलजुल के खेलनी चाहिए। होली में ऐसे व्यक्ति सामने आ जाते हैं कि जो 20 साल से झगड़े किए हुए लोग गले मिल जाते हैं। जैसे वो क्या कहते हैं कि होली के रंग सब मिल जाते हैं, भूले लड़े भी गले मिल जाते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं होली की सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। उत्तरकाशी जिले में भाजपा ने संगठन को मजबूत करने के उद्देश्य से नई जिलाध्यक्षों की सूची जारी की। इस सूची में उत्तरकाशी भाजपा जिलाध्यक्ष के रूप में नागेंद्र सिंह चौहान को नियुक्त किया गया है। नवनियुक्त भाजपा जिलाध्यक्ष नागेंद्र सिंह चौहान ने पार्टी द्वारा सौंपी गई जिम्मेदारियों को लेकर आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व और जिला नेतृत्व का वे दिल से आभार प्रकट करते हैं। चौहान ने अपने संबोधन में कहा कि मैं पूरी निष्ठा और जिम्मेदारी के साथ पार्टी के कार्यों को आगे बढ़ाऊंगा और कार्यकर्ताओं को विश्वास दिलाता हूं कि मैं उनको साथ लेकर चलूंगा और नई नियुक्तियों से पार्टी को जिला स्तर पर और अधिक मजबूती दिलाऊंगा। प्रदेश नेतृत्व, जिला नेतृत्व का और तमाम भारतीय जनता पार्टी के देवतुल्य कार्यकर्ताओं का आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि मुझ जैसे छोटे से कार्यकर्ता को पार्टी ने विश्वास जताकर पार्टी की जिम्मेदारी जिलाध्यक्ष के रूप में मुझे दी। इसके लिए पार्टी के तमाम श्रेष्ठ जनों का, अपने भारतीय जनता पार्टी की सरकार, यशस्वी मुख्यमंत्री जी का, अपने उत्तरकाशी के दोनों सम्मानित विधायक आदरणीय सुरेश चौहान जी का, आदरणीय दुर्गेश लाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और आपको विश्वास दिलाता हूं कि भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन की सरकार, हमारा जो संकल्प कि अंतिम व्यक्ति तक
कैसे हम लोग पहुंचकर उसकी समस्या का समाधान करेंगे। खबर लक्सर से, जहां भारतीय किसान यूनियन पटेल गुट के राष्ट्रीय अध्यक्ष कीरत सिंह व जिला अध्यक्ष आपको बता दें धीर सिंह की अगुवाई में यूनियन के कई कार्यकर्ताओं ने पुलिस प्रशासन व तहसील के कर्मचारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए तहसील मुख्यालय परिसर में प्रदर्शन किया तथा 8 सूत्रीय मांग पत्र तहसीलदार को सौंपा। प्रदर्शन के दौरान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष कीरत सिंह ने आरोप लगाया कि क्षेत्र में चारों तरफ विद्युत मोटर चोर गिरोह का बोलबाला है। हर रोज किसानों के विद्युत मोटर चोरी किए जा रहे हैं। अपराध लगातार बढ़ रहे हैं। पुलिस अधिकारी अपराधियों को पकड़ने के बजाय खनन माफियाओं से अवैध वसूली में जुटे हैं। कम से कम 6 महीने हो गए किसानों के मोटर चोरी हो रहे, बिजली के तार उखाड़े जा रहे, ट्रांसफार्मर चोरी हो रहे और खनन का सिर्फ पुलिस तो खनन को देख रही और खनन कहाँ हो रहा। जहाँ का ट्रॉली गिना कितनी चल रही है कितनी नहीं, उसका पैसा वसूली करते। क्या तहसील का प्रशासन हो चाहे पुलिस प्रशासन हो, बिल्कुल रिश्वतखोरी में बिल्कुल लिप्त हो। तो इसी बारे में हमारी एक मीटिंग हुई आज और मीटिंग होने के बाद में हमने एक नोटिस तैयार कराया। नोटिस तैयार करके 16 तारीख तक अगर इसका समाधान ना हुआ और चोर ना पकड़े गए तो 21 तारीख में थाने का घेराव होगा या सीयू चौक पर धाड़ेंगे। अध्यक्ष जी ने काफी हद तक बता दिया मामला। यहाँ का पुलिस प्रशासन हमने अपने 30 साल के जीवन में कभी देखा नहीं। यहाँ का प्रभारी है वो थाने के कमरे में बंद रहे और एक आदमी छोड़ के वसूली करने वो कोई परवाह नहीं। गाँव कसी हो कहीं चाहे कोई खनन इनके जानकारी में हो तो हो, वो सारे इलाके मट्टी रेता इनके एंट्री होती रहे तो चलो कोई दिक्कत नहीं। चोरी बिजली की होगी, हमारे यहाँ तार चोरी हो गए और एक और कमाल है जो चोर पकड़ा जा तो एक को रखना बाकी वो वसूल करना पैसे। जी इसमें अभी मुझे प्राप्त हुआ है इसको संबोधित है, इसको मैंने लिखा नहीं है लेकिन अभी दिया ये 8 बिंदुओं का है। इसमें मेनली ये विद्युत मोटरों की चोरी है और वो रेत बजरी वगैरह किसानों को परेशान कर रही है। ये दिया है 8 बिंदु है। इसमें इन्होंने लिखा है कि अगर 16 तक इन बिंदुओं पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है तो ये जो है आपके कुछ अनशन वगैरह जो कुछ करेंगे इस तरह किया तो इसको हम भेजेंगे ऊपर। खबर देहरादून से, जहां मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून की ओर से मौसम को लेकर अपडेट जारी हुआ है जिसमें बताया गया है कि आने वाले दिनों में मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है, जिसमें 13, 14 और 15 मार्च में प्रदेश के कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है। मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम सिंह ने बताया कि इसमें अधिकांश गढ़वाल के जिले शामिल हैं, साथ ही कुमाऊं के भी कुछ जिले शामिल हैं। उन्होंने बताया कि इस दौरान रेन और थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी की भी संभावना जताई। बारिश की अगर बात कर लें तो मिलेगी। आज आपकी 10 तारीख है मार्च की, तो 10, 11, 12 तक में तो एक्टिविटी नहीं है। थोड़े बहुत बादल वगैरह तो आपको दिखेंगे, लेकिन जब आप 13, 14 को जा रहे हैं जो होली का भी टाइम है 13, 14 तारीख में, तो आपको कुछ जगहों तक में जो है प्रदेश में बारिश देखने को मिलेगी। बल्कि ये कहूँगा कि जैसे गढ़वाल रीजन है तो उसमें अनेक जगहों तक और अंदर के हमारे डिस्ट्रिक्ट में अनेक जगहों तक, बाकी जो कुमाऊं रीजन में आप कह सकते हैं कुछ जगहों तक में वहाँ पर भी मिलेगी हल्की बारिश या बहुत हल्की बारिश। इस तरह के ज़्यादा है, एक आध जगहों में मॉडरेट तक की रेन भी जो है वो मिल सकती है। तो 13, 14, 15 इस तरह की एक्टिविटी है। खबर लक्सर से, जहां हिंदुओं के सबसे बड़े त्यौहार होली को देश में ही नहीं विदेशों में रह रहे भारतीय मूल के लोग भी मनाते हैं। इस साल 13 मार्च को होली, छोटी होली और अगले दिन 14 मार्च को बड़ी होली यानी कि फाग का त्यौहार पड़ रहा है। छोटी होली पर होली का दहन होता है और फाग के दिन लोग एक दूसरे को रंग, अबीर, गुलाल लगाकर खुशी मनाते हैं। लोगों ने इस बार भी होली को पूरी मस्ती और उत्साह के साथ मनाने की तैयारी शुरू कर दी है। घरों की साफ सफाई हो चुकी है। होली और फाग पर रसोई में कौन सा पकवान बनेगा इसे तय करने के बाद लोग पकवान के लिए जरूरी सामान बाजार से लाने लगे। बाजार भी होली के लिए दुकानें बाजारों में सज चुकी हैं। होली के लिए पिचकारियां, हर रंग, गुलाल की बिक्री बाजारों में होती नजर आ रही है। उत्साह तो बहुत ज्यादा है। देखो वैसे तो अभी ठीक चल रहा है काम,
और जो है सबसे ज्यादा जो है भगवा रेड कलर दिख रहा है सबसे ज्यादा। और बस नई पिचकारी एक तो ये वाली आई है हथौड़े वाली, ये हथौड़े वाली आई है, एक बीन वाली आई है, एक 2 नाली बंदूक आई है, एक और आई है म्यूजिक वाली है। हर्बल कलर की डिमांड जी हर्बल की ज्यादा है, हर्बल की भी ये बहुत ज्यादा है डिमांड है। और बाकी जो है और मास्क वगैरह है, बहुत अच्छी पिचकारी है, प्रेशर है। उम्र के हिसाब से उल्लास होता है, अलग अलग उम्र में अलग अलग उल्लास है, लेकिन किंतु आजकल मोबाइल के में व्यस्त होने के कारण बच्चे कुछ कम उल्लासित हैं। किंतु फिर भी जब होली आएगी खूब उल्लास मनेगा, खूब रंग होगा, हिंदू धर्म का त्योहार है, खूब मजे लेंगे, खूब बढ़िया मजे लेंगे। रुद्रपुर के खेड़ा कॉलोनी के वार्ड 19 में सोमवार देर रात शराब बिक्री को लेकर हुए विवाद में एक युवक को गोली मार दी गई। इस घटना के बाद क्षेत्र में तनाव फैल गया, जबकि आक्रोशित स्थानीय लोगों ने रामपुरा चौकी पहुंचकर पुलिस के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। गोली लगने वाला युवक सोनू खेड़ा कॉलोनी निवासी शांति का बेटा बताया जा रहा है। शांति ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया कि पड़ोस में रहने वाले रेशमबाड़ी निवासी एक युवक जो लंबे समय से कच्ची शराब बेच रहा है। जब सोनू और अन्य स्थानीय युवकों ने इसकी शिकायत की तो आरोपी उससे रंजिश रखने लगा। शांति के मुताबिक सोमवार रात आरोपी अपने साथियों के साथ फिर से उनके घर के पास शराब बेच रहा था। जब सोनू ने इसका विरोध किया तो बहस बढ़ गई। इसी दौरान आरोपी ने तमंचे से सोनू के दाएं कंधे पर गोली चला दी और मौके से फरार हो गया। गोली लगने के बाद स्थानीय लोग तुरंत सोनू को सरकारी अस्पताल लेके, जहां डॉक्टरों ने उसकी गंभीर हालत देखते हुए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। इस घटना से नाराज कॉलोनी के लोगों ने चौकी पर पहुंचकर पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। हरिद्वार के होटल उद्मन आर्चिड में खुद को बीसीसीआई अध्यक्ष का निजी सचिव बताने वाला अमरिंदर सिंह नामक व्यक्ति पुलिस की गिरफ्त में आ गया है। वह पिछले 5 दिनों से होटल की सुविधाओं का लाभ उठा रहा था और फर्जी मीटिंग कर लोगों को गुमराह कर रहा था। होटल स्टाफ को जब उस पर शक हुआ तो उन्होंने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने तुरंत होटल में छापा मारकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से फर्जी ID कार्ड भी बरामद किया। आरोपी के खिलाफ बीएनएस की धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया। पुलिस अब जाँच कर रही है। और इस बीच उत्तर प्रदेश के हमीरपुर से अहम खबर सामने आ रही है। हमीरपुर से यह अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। आगामी त्योहारों के मद्देनजर पुलिस अलर्ट नजर आ रही है। हमीरपुर से यह खबर, हमीरपुर मुख्यालय के पुलिस परेड ग्राउंड में बलवा ड्रिल की गई है। एक हफ्ते तक जनपद के अलग अलग सर्किल में ड्रिल की जा रही है। बलवा ड्रिल अभ्यास कर निकाला गया फ्लैग मार्च। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने निकाला फ्लैग मार्च। त्योहारों को सकुशल संपन्न कराने को लेकर फ्लैग मार्च। जनपद को जोन और सेक्टर में विभाजित किया गया। आम जनमानस को सुरक्षा का एहसास दिलाया गया। तो हमीरपुर से अहम खबर आपको दिखा रहा है। आगामी त्योहारों के मद्देनजर पुलिस अलर्ट नजर आ रही है। पुलिस के द्वारा हमीरपुर मुख्यालय के पुलिस परेड ग्राउंड में बलवा ड्रिल का अभ्यास किया गया। एक हफ्ते तक जनपद के अलग अलग सर्किल में यह ड्रिल आयोजित की गई है। बलवा ड्रिल अभ्यास कर निकाला गया फ्लैग मार्च। त्योहारों को सकुशल संपन्न कराने को यह फ्लैग मार्च निकाला गया। जनपद को जोन और सेक्टर में विभाजित किया गया।
और इस बीच उत्तर प्रदेश के महाराजगंज से अहम खबर सामने आ रही है। महाराजगंज से ये खबर, कलेक्ट्रेट चौकी के पास आत्मदाह की कोशिश की गई है। महाराजगंज से ये खबर आपको दिखा रहे हैं। घरेलू विवाद में पति ने की आत्मदाह की कोशिश, अपने ऊपर पेट्रोल छिड़ककर आत्मदाह की कोशिश की। मौके पर मौजूद लोगों ने युवक को बचाया। मौके पर मौजूद लोगों ने युवक को बचाया है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले का रहने वाला है साबिर। साबिर को प्राथमिक उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा गया। पत्नी के साथ कुछ दिनों से घरेलू विवाद चल रहा था। महाराजगंज से खबर आपको दिखा रहे हैं। कलेक्ट्रेट चौकी के पास आत्मदाह की कोशिश की गई है। घरेलू विवाद में पति ने आत्मदाह की कोशिश की है। अपने ऊपर पेट्रोल छिड़ककर आत्मदाह की कोशिश पति के द्वारा की गई है। मौके पर मौजूद लोगों ने युवक को बचाया है। मौके पर मौजूद लोगों ने युवक को बचाया है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले का रहने वाला बताया जा रहा है साबिर। साबिर को प्राथमिक उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा गया। तो महाराजगंज से खबर आपको दिखा रहे हैं। कलेक्ट्रेट चौकी के पास आत्मदाह की कोशिश की गई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से ये साबिर नाम का युवक, पत्नी से इसका विवाद चल रहा था और घरेलू विवाद की वजह से इसने आत्मदाह का प्रयास किया है। पूरा शरीर लगभग आधा जल चुका पूरा शरीर। घरेलू विवाद में पत्नी ने आत्मदाह की कोशिश की है। पति पत्नी में विवाद चल रहा था और उसकी वजह से साबिर के द्वारा आत्मदाह करने का प्रयास किया गया। कलेक्ट्रेट चौकी के पास आत्मदाह की कोशिश की गई है। घरेलू विवाद में पति ने आत्मदाह की कोशिश की। तो खबरों में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में आगामी चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर बैठक की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड की चारधाम यात्रा पर देश और दुनिया की नजर रहती है। यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए हर स्तर पर कार्य किए जाएं। यह यात्रा राज्य की लाइफलाइन है और आर्थिकी का एक बड़ा माध्यम है। पिछले साल की यात्रा में आई चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए आगे की योजना पर कार्य किए जाने के निर्देश अधिकारियों को मुख्यमंत्री ने दिए हैं। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाए कि श्रद्धालुओं को अनावश्यक रूप से परेशानी न हो। चारधाम यात्रा मार्गों में श्रद्धालुओं के लिए हेल्थ स्क्रीनिंग टेस्ट की समुचित व्यवस्था की जाए। इसके साथ ही पशुपालन विभाग समय पर घोड़े खच्चरों का स्वास्थ्य परीक्षण भी करे। साथ ही यात्रा मार्ग पर घोड़े खच्चरों के लिए भी पर्याप्त संख्या में गर्म पानी और चारे की व्यवस्था
उपलब्ध रहे। यात्रा शुरू होने से पहले सकरे मार्गों का चौड़ीकरण और जिन स्थानों पर सड़क निर्माण से संबंधित कार्य चल रहे हैं उन्हें जल्द पूर्ण कर लिया जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि यात्रा मार्गों पर श्रद्धालुओं को अनावश्यक रूप से रुकना ना पड़े। आपको बता दें कि उत्तराखंड में 2025 के लिए एक बार फिर चारधाम यात्रा शुरू होने वाली है। इसके लिए बसंत पंचमी पर चारों धामों में से एक श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट खोलने की तारीख की घोषणा कर दी गई। अपार श्रद्धा भक्ति से सराबोर लोग इस साल लाखों की संख्या में चारधाम की यात्रा कर सकते हैं। ऐसे में कुछ भक्त वीआईपी और वीवीआईपी दर्शन करते हैं, मगर अब वीआईपी दर्शन करने वालों के लिए बुरी खबर है। इस बार सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। इस बार वीआईपी दर्शन की व्यवस्था नहीं होगी। खासतौर पर पहले 1 महीने कोई वीआईपी दर्शन नहीं हो सकेगा। वहीं विपक्षी पार्टियों का कहना है कि सरकार चारधाम यात्रा को लेकर तैयारियों का दावा तो करती है, मगर धरातल पर कुछ नजर नहीं आता। ये खास रिपोर्ट देखिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में आगामी चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर बैठक की। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड की चारधाम यात्रा पर देश और दुनिया की नजर रहती है, जिसको लेकर यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत न हो। चारधाम यात्रा मार्गों में श्रद्धालुओं के लिए हेल्थ स्क्रीनिंग टेस्ट की समुचित व्यवस्था की जाए। इसके साथ ही पशुपालन विभाग समय पर घोड़े खच्चरों का स्वास्थ्य परीक्षण भी करे। साथ ही यात्रा मार्ग पर घोड़े खच्चरों के लिए पर्याप्त संख्या में गर्म पानी और चारे की व्यवस्था उपलब्ध रहे। यात्रा शुरू होने से पहले सकरे मार्गों का चौड़ीकरण और जिन स्थानों पर सड़क निर्माण से संबंधित कार्य चल रहे हैं उन्हें पूर्ण किया जाए। वहीं चारधाम यात्रा में आने वाले वाहन चालकों को अब ग्रीन कार्ड के बिना एंट्री नहीं मिलेगी। इस बार ऑनलाइन बुकिंग व्यवस्था को और भी सुगम बना दिया है। देहरादून आरटीओ सुनील शर्मा ने बताया कि चारधाम यात्रा के लिए 1 माह पहले ही ग्रीन कार्ड जारी किए जाएंगे। पीली प्लेट की जितनी भी गाड़ियां हैं उनके लिए ही ग्रीन कार्ड बनाना जरूरी होगा, चाहे वे प्रदेश की हो या बाहरी। आरटीओ सुनील शर्मा ने बताया कि ग्रीन कार्ड एक फिटनेस सर्टिफिकेट है। बिना फिटनेस के वाहन चालकों को ग्रीन कार्ड नहीं मिलेगा। चारधाम यात्रा हमारे राज्य की आर्थिकी का और लोगों के व्यापार का, और मैं कहूँ तो चारधाम यात्रा उत्तराखंड राज्य के लिए लाइफलाइन है। ये यात्रा अच्छी हो, हर दृष्टि से जो आने वाले यात्री हैं, श्रद्धालु हैं, उनको भी कम से कम परेशानियों का सामना करना पड़े। पिछले सालों के जो अनुभव रहे हैं उसके आधार पर आज समीक्षा की गई है, क्योंकि पूरे देश के श्रद्धालु चारधाम यात्रा में आते हैं, उनकी यात्रा सुरक्षित भी हो और जो यात्रा में ज़रूरी अवस्थापनाएं हैं, अन्य सुविधाएं हैं, यात्रा की तैयारियां आज उसकी समीक्षा की गई है। और अब ये लगातार हमारे सभी जिलाधिकारी और सभी विभागों के लोग लगातार यात्रा को सुचारू रूप से चलाने के लिए निरंतर इसमें अनवरत रूप से समीक्षा करते रहेंगे और तैयारियां करते रहेंगे। लेकर के सभी को बड़ा संकल्पित किया है और सभी के अंदर बड़ी शक्ति प्रदान की है, ऊर्जा प्रदान की है, ताकि हम चारधाम यात्रा सुचारू रूप से चलाएं। बड़े अच्छे सुझाव लोगों के आए, सभी अधिकारियों के आए, और निश्चित रूप में ये आने वाली चारधाम यात्रा जो है बड़ी सुचारू रूप से चलेगी और बड़ी सरलता से चलेगी। और इसके अंदर सारी व्यवस्थाओं को हमने देखा है। इसमें लोकल जो हमारे टैक्सी वाले हैं, मिनी बस ऑपरेटर्स हैं, उनका भी सहयोग हमें चाहिए, तीर्थ प्रोतियों का सहयोग चाहिए, होम स्टे का सहयोग चाहिए, होटलियर्स का सहयोग चाहिए, और सभी का सहयोग मिलेगा तो निश्चित रूप में हमारी चारधाम यात्रा सफल होगी। देखिए, चारधाम यात्रा में कोई भी कॉमर्शियल वाहन जाता है जो पीली प्लेट का वाहन है, चाहे वो बस हो, चाहे वो टैक्सी हो, मैक्सी हो, टेम्पो ट्रैवलर हो, चाहे वो उत्तराखंड का हो या उत्तराखंड के बाहर का हो,
उसको ग्रीन कार्ड लेना आवश्यक है। ग्रीन कार्ड एक फिटनेस सर्टिफिकेट है, बिना फिटनेस करे हुए ग्रीन कार्ड इशू नहीं होता है। छोटी गाड़ी की 400 रुपये फीस होती है, बड़ी गाड़ी की 600 रुपये फीस होती है। उसकी फिटनेस होने के बाद उसको ऑनलाइन ही ग्रीन कार्ड इशू कर दिया जाता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बैठक ली। इससे पहले 5 फरवरी को हुई बैठक में पहले ही तय किया जा चुका है कि इस बार वीआईपी दर्शन की व्यवस्था नहीं होगी। वहीं चारों धामों में हर बार लाखों की संख्या में आम श्रद्धालु चारों धामों में दर्शन करने आते हैं, जिनको मौसम की मार, रोड की दुर्दशा, चारों धामों में अव्यवस्थाओं से 2-4 होना ही पड़ता है। वहीं विपक्षी दलों को भी सरकार को घेरने का पूरा मौका मिल जाता है, और हो भी क्यों ना, जब सब सही होगा तो कोई बोलेगा भी क्यों। इस वजह से सरकार कामों की बात कर रही है और विपक्ष कमियों को गिनवाने का काम। हम यात्रा को लेकर के सरकार बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। पिछले साल हमने देखा कि चारधाम यात्रा में अव्यवस्थाओं के कारण हजारों श्रद्धालुओं को बिना रजिस्ट्रेशन के ही वापस लौटना पड़ा। स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव हमने देखा, जिस कारण बहुत से श्रद्धालुओं की जानें भी चली गई थी। और जिस तरीके से आपने देखा चार धाम क्षेत्रों में जो जाम लगा, उससे अव्यवस्थाएं और हावी हुई। और इस बार भी सरकार चार धाम की तैयारियों को लेकर बातें तो बड़ी बड़ी कर रही, लेकिन धरातल पर व्यवस्थाएं नजर नहीं आ रही हैं। और अभी जो रजिस्ट्रेशन और डेस्टिनेशन पॉलिसी सरकार लेकर के आई है, उसका विरोध शुरू हो गया है। जो हमारी ट्रेड यूनियनें हैं, जो होटल एसोसिएशन है, जो टैक्सी एनर्स एसोसिएशन है, चारधाम महापंचायत है, उन्होंने महापंचायत की घोषणा कर दी है। तो सरकार चारधाम यात्रा में जो भी व्यवस्थाएं सुधारना चाहती है वो युद्ध स्तर पर सुधारनी चाहिए। हम यात्रा की तैयारियां पर सरकार अब फोकस कर रही है, लेकिन उसमें मैं चाहूंगा कि पुख्ता व्यवस्थाएं होनी चाहिए। जो कमियां पिछले सालों रही हैं उन पर थोड़ा सी एक्सरसाइज करके उनको दुरुस्त किया जाए, ताकि जो भी हमारे यहाँ पर तीर्थाटन के लिए आते हैं जो लोग, उनको समुचित सुविधाएं प्राप्त हो सके। और ये सरकार का दायित्व है कि उनको अच्छी सुविधाएं मुहैया कराएं। जो हमारी पिछली चारों धाम यात्रा रही वो बहुत ही सफलतापूर्वक पूर्ण हुई है। कुछ जो थोड़ी बहुत कमी आई थी उन सब चीज़ों को भी देखते हुए और आगामी जो चारों धाम यात्रा हमारी होने वाली है उसको भी लेकर आज सचिवालय में बैठक भी हुई है। लगातार हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी अपनी नज़र बनाए हुए हैं और हमारे यहाँ पूरा उत्तराखंड तीर्थ पर्यटन पर ही डिपेंड होता रहता है। और चारों धाम हमारे यहाँ वास करते देवभूमि उत्तराखंड को कही जाता है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए चार धाम यात्रा जो शुरू होने वाली है उसकी व्यवस्थाओं को लेकर लगातार हमारे मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी गंभीर हैं और उसको लेकर लगातार बैठक का दौर जारी है। आपको बता दें, सरकार चार धाम यात्रा में अपनी तैयारियों में जुट गई है। आप भी तैयारी कर लें। अगर आप देवभूमि आ रहे हैं और इस यात्रा का हिस्सा बनना चाहते हैं तो गंगोत्री और यमुनोत्री धाम 30 अप्रैल को अक्षय तृतीया के अवसर पर खुलेंगे, जबकि बद्रीनाथ धाम 4 मई को खोला जाएगा। केदारनाथ धाम के कपाट खोलने का शुभ मुहूर्त भी बता दिया गया है। केदारनाथ धाम के कपाट 2 मई को सुबह 7 बजे खोल दिए जाएंगे। वैशाख मास मिथुन राशि वृष लगन में विधि विधान से कपाट खोले जाएंगे। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। तो उत्तराखंड की खबरों में वक्त अभी एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।